नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापा। आज फिर से खुलने वाली है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की एक बार फिर से पोल। पाकिस्तान की हकीकत पर जिस तरह से हम लेकर आते हैं खास शो, आज उस पाकिस्तान के आर्थिक संकट की बात करेंगे जिससे हाहाकार मचा हुआ है। किस तरह के हालात हैं, भारत को पाकिस्तान गीदड़ भभकी देता है, इसके बावजूद फिर से भारत की तरफ आंख उठाने की जरूरत कर रहा है पाकिस्तान। लेकिन क्या वो कभी कामयाब हो पाएगा? क्या वो भूल गया ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक, ऐसे तमाम अलग अलग जवाबी कार्रवाइयां? कंगाल हो रहा पाकिस्तान का सच क्या है, बताएंगे आपको। तो हो जाइए तैयार, एक बार फिर से खुलने वाली है पाकिस्तान की पोल और क्यों कहा जाता है उसे नापा, बताएंगे। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एक गहरे और लंबे संकट से गुजर रही है। आर्थिक, सामाजिक और मानव विकास के तमाम संकेत बता रहे हैं कि देश लगातार पिछड़ता जा रहा है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिन विकासशील देशों के साथ कभी पाकिस्तान की तुलना होती थी, वही देश अब उसे बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। आज बात करेंगे पाकिस्तान की गिरती जीडीपी ग्रोथ और उस ट्रेंड की जो बीते 4 दशकों से लगातार नीचे जा रहा है, और साथ ही ये भी कि पाकिस्तान की आवाम को अपने देश की चिंता है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार को अपने देश और जनता की चिंता नहीं है। ऐसा क्यों? या फिर जानबूझकर पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना देश को पीछे आतंक की तरफ धकेल रही है? पाकिस्तान में मंदी की मार, मच गया हाहाकार। लगातार फिसलती अर्थव्यवस्था और डूबता कंगालिस्तान। बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और राजस्व में कमी ने पाकिस्तान की आर्थिक चुनौतियों को और गहरा कर दिया है। ऐसे में बार बार लिया जा रहा विदेशी कर्ज ये सवाल खड़े कर रहा है कि क्या कर्ज के सहारे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लंबे समय तक संभल पाएगी। फिलहाल पाकिस्तान की कोशिश यही है कि किसी तरह आर्थिक स्थिरता बनाई जा सके, लेकिन हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पाकिस्तान की आर्थिक तस्वीर बीते 40 सालों में लगातार कमजोर होती गई, चाहे बात जीडीपी ग्रोथ की हो, मानव विकास की या सामाजिक ढांचे की। हर मोर्चे पर गिरावट साफ दिखाई देती है। एक समय पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 6% के आसपास की रफ्तार से बढ़ती थी, लेकिन पाकिस्तान सरकार की नीति और सरकार को डुबाती मुनीर की सेना ने आज हालात ये बना दिए कि विकास दर मुश्किल से 3% तक सिमट गई। जीडीपी की गिरावट से छिड़ा बवाल, शहबाज और मुनीर में बढ़ा तनाव। वास्तविक जीडीपी विकास दर किसी भी देश की आर्थिक सेहत का सबसे बुनियादी पैमाना मानी जाती है। पाकिस्तान के मामले में यही संकेत सबसे बड़ी चिंता की वजह बन चुका है। आर्थिक आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 दशकों में पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ लगातार गिरती रही। ये गिरावट किसी एक साल या एक सरकार की नहीं, बल्कि एक लंबी समस्या का संकेत देती है। मजबूरियाँ, ट्रेड सिस्टम को आप छोड़ दें, हम जो है वो मजबूरी के तहत भिखारी बन चुके हैं। हम ट्रेड की बात करते हैं, हम IMF के कर्जे में कितना दबे हुए हैं। कैन यू इवन इमेजिन? और वो अपनी मर्जी के मुआहदे आपसे करवा रहा है। फिर आप कहते हैं कि नहीं जी निगरान हुकूमत ने फलाना करता, उन्हें टिमकाना कर दिया साड़ियों ने। यार व्हाट द हेल, दिस इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द थिंग। तो आप देख लें, इलेक्शन नहीं हो रहे, सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ, क्या मकसद आपका बनता था कि आपने लाहौर की सारी सड़कों पर, पाकिस्तान की सड़कों पर आपने वजीर आजम नवाज शरीफ लगा दिया? क्यों? आपको तब याद आ गया कि किसी ने उसके ऊपर ब्लैक जो है वो स्प्रे से नवाज शरीफ के फेस पे कुछ किया, लाइक उसको ब्लर किया, तो आपने जो है उसके ऊपर केस कर दिया। आपके ऊपर केस बनना चाहिए। आपने किस खुशी में नवाज
शरीफ के साथ जो है वज़ीर आज़म लगाया, ये केस कहाँ बनता है? सब सोए अंधे। नवाज शरीफ ने कहा कि पुल बना दी या सारी मेट्रो बना दी, तो मुझे बताइए ये भी कौन सा हमारे यूथ या हमारे इंजीनियर ने बनाई? ये भी तो चाइना से बनवा के चाट ले सारी चीज को, सारी गिरवी है, हम लोगों ने टैक्स पे किया है। अगर एक बंदा 1500 एक जो है वो दिन का कमाता है तो उसमें से 600 रुपए वो टैक्स देता है। ये बताए नवाज शरीफ या नून लीग की बात कीजिए, उन्होंने मेड इन पाकिस्तान कहाँ बनाया कि जो हमारे मुल्क को बेहतरी तक कंट्रीब्यूट करता जीडीपी में, हमारे मुल्क का नाम। शरीफ खानदान की अगर जो है वो आप हिस्ट्री पढ़े तो ये लोग जो है वो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने क्या किया है, किस तरह से ये लोहार थे और किस तरह से ये लोग आगे आए हैं। इन्होंने शुरू से इनका बिजनेस माइंडसेट था, पॉलिटिकल माइंडसेट ऐसा नहीं था। पॉलिटिक्स आपने सीखनी है, जाके जो बाइडन से सीखो, जाके जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी से सीखो, उनसे जाके पता चले, आपको पता चले, उनको आइडियलाइज करो। इस चीज़ में हसद ना करो कि यार वी कांट डू दैट, हम ये हम वो है। यार आप सऊदी अरब से कुछ सीख लो। अब तो अब सऊदी अरब से छोड़ दे, अब तो अफगानिस्तान तरक्की जैसे करता जा रहा है। 20 को देख लें आप, अफगानिस्तान को देख लें, वो ऐसा हम कहते थे साढ़े बच्चे ने, और बच्चा आपका बाप बन गया। सबसे अहम सवाल ये है कि जब बाकी विकासशील देश आगे बढ़े तो पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? और ऊपर से लगातार पाकिस्तान की सरकार और सेना भारत से टक्कर लेने का झूठा दावा करती रहती है, जबकि पाकिस्तान को अच्छे से पता है कि वो भारत से किसी भी मोर्चे पर आगे नहीं है। आए दिन सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो, इस तरह की खबरें हमें देखने को मिलती हैं। कभी पाकिस्तानियों पर बैन लगा दिया जाता है, कभी किसी मुल्क में गेट आउट पाकिस्तानी की कैंपेन स्टार्ट हो जाती है, और फिर कभी कभी इस तरह के वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं। पाकिस्तानी आए दिन भाग भाग कर बाहर के मुल्क में जा रहे हैं कि हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, हमें जो अच्छी ज़िंदगी बनानी है, अच्छा मुस्तकबिल बनाना है, हमें बाहर जाना है, और बाहर जाके पाकिस्तानियों को ये सब फेस करना पड़ता है। क्या वजूहात हैं आपके सामने? महंगाई बढ़ती जा रही है, खुशहाली कम हो रही है, जबकि गवर्नमेंट कहती है हम सब्सिडी दे रहे हैं। कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है। इन्होंने तनख्वाह बढ़ाई है, कोई नहीं बढ़ी। फैक्ट्रीज वैसी की वैसी हैं। अब ज्यादातर फैक्ट्रीज वो 24, 25 या 27 तक दे रही है, इससे ज्यादा कोई। बिजली भी बढ़ा दी है, पेट्रोल भी आपने देखा होगा बढ़ा है, और डीजल भी महंगा। 8 रुपया महंगाई कर दी है, 2 रुपया कम करेंगे वो हमको खुश करेंगे, बट नहीं, 8 रुपया महंगा और 2 रुपया सस्ता। अच्छा, सिर्फ पानी बंद करना यजीद का काम है या अवाम को परेशान करना, बिजली बंद करना? यजीद का काम है, सब यजीद का काम है, ये भी यजीद ही है। तो नहीं, ऐसे तो चले किसी को नहीं कहना जो चाहिए। उम्मते मुसलमान को तंग करे वो यजीद है, ठीक है। नहीं, जो इंसान को तंग करे, किसी भी इंसान को तंग करे, वही ना, इंसानियत को तंग करेगा वो यजीद है। जिन देशों की अर्थव्यवस्था कभी पाकिस्तान के आसपास थी, जैसे बांग्लादेश या वियतनाम, आज वो देश भी तेजी से विकास, बेहतर निर्यात और मजबूत मानव विकास संकेतों के साथ आगे निकल चुके हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की सरकार है, इसे आतंक से इतना प्यार है कि आतंक के आकाओं का तो ख्याल रखता ही है, लेकिन आवाम का ख्याल नहीं रख पाती। 5 घंटे लोग अपनी आंखों से लाश देख रहे थे, गटर के अंदर पड़ी हुई थी। कितनी बेहसी की चीजें, और बच्चा देखें वो कितने टाइम तक गटर के अंदर था। और ये 1-2 केस नहीं है, ये कईयों केस हो गए कराची के अंदर। बिल्कुल, असल में है ना, यहाँ कोई तवज्जो नहीं देता है। जो बड़े इधर के वो इधर से सुनते उधर से निकाल देते। फंड हालांकि इतना मिलता है जिसका कोई हिसाब नहीं इधर का, पर वही बात है कि नहीं ख्याल करते। ठीक है, आप क्या कहेंगे कि ये गटर के अंदर लोग गिर के मर रहे हैं, ये बेहसी की चीजें? इंडिया देखें वो चांद पे पहुंच गए, कितनी तरक्की कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर अभी लोग गटरों के अंदर गिर के मर रहे हैं। ये सिचुएशन यहाँ पे हुई है जी, बुरा हो रहा है, ये बहुत बुरा हो रहा है। और देख रहे हैं कैसा गंद मचा हुआ है पूरी तरह से। बोल रहे हैं 3-4 दिन से बोला हुआ है, लेकिन क्या है कि कोई आ नहीं रहा, कोई आके साफ भी नहीं कर रहा। ये ऊपर वाला बिल्डिंग का गटर बंद है, पहले भी कितने दिन तक ऐसे कचरा रहा है। बहुत बुरा हो रहा है, हमें दुश्वारी हो रही है यार काम करने में। लेकिन लोग गटरों के अंदर गिर के मर रहे हैं, ये क्या चीज है? मर रहे हैं इसी तरह मर रहे हैं ना। वो देखो मैनुअल खुला नहीं हुआ नहीं है, बच्चे को क्या पता है। वो ढक्कन अगर अभी हटा के हम उधर रख देंगे, बच्चे को क्या पता है मासूम को यार। गटर तो ये बहुत बड़ी लाइन है। ये बच्चे गिर रहे हैं, मासूम बच्चे गिर रहे हैं, कोई पूछने वाले ही नहीं है यहाँ पर। ये लावारिस मुल्क हो गया बेटा, लोग बच्चे गिर रहे हैं, मासूम बच्चे गिर रहे हैं। हम खुद गिरा है। आप भी गटर में गिरे? गटर में नहीं, रास्ते में गिरा है, पत्थरों से। क्या करें? देखिए अंकल, ये जो सिचुएशन बनी हुई है, यहाँ पे तो कोई बाइक वाला भी गिर सकता है। बाइक में अभी पिछले दिनों एक वीडियो आई है कि एक खातून के साथ, लेडीज के साथ एक शख्स जा रहा था, लेडीज समेत वो गटर में गिर गया। ये आगे कहीं गिर गया होगा, वो गिर गया। 60 साल का बुजुर्ग गटर के अंदर गिर के मर गए। 5 घंटे तक लाश नजर आ रही थी। जब उनका पता चला कि ये गटर के अंदर गिर गया, उसके बाद 5 घंटे तक वो गटर में लोग उन्हें देखते रहे। इंडिया कहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे लोग गटर में गिर के मर रहे हैं। सर सुबह भी यहाँ पे एक औरत बेचारी गिरी है, 2 बंदों ने उसको उठाया है, समझे ना। ये डेली का एक समझो मामूल हो चुका है हमारी गली के अंदर। ये डेली का मामूल हो चुका है, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन यही पोजीशन है। हमारी दुकानदारी भी काफ़ी समझो ख़राब हो रही है। मैंने हम लोग बस ऐसे टाइम पास करें, हमारा टाइम पास हो रहा है, समझे ना। बाकी ऐसा कोई नहीं है
कोई मैंने पूछने वाला ही नहीं है इधर यहाँ पे कोई। ये आप हमारे पास तो जो है हम अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन इन मसलों का हल जो बड़ी सीटों पे बिठाया ना उन्होंने, जिन लोगों को वज़ीर आज़म वज़ीर आला जो भी जितनी बड़ी सीटों पे ये मसले का हल वो निकालते हैं, वो अपनी दुकानदारी सिर्फ बंद करें, अपना ये कारोबार बंद करके ना सच्चे दिल से सोचें कि उन्होंने यहीं रहना है। अगर उन्हें आज ये इज्जत ये प्रोटोकॉल मिले हुए ना, ये पाकिस्तान मौजूद है तो मिले हुए हैं। नेगेटिव चीज़ तो बड़ी जल्दी दिखाएंगे, लेकिन पॉजिटिव चीज़ नहीं दिखाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ के दिखाने से ना उनकी दुकानदारी में ना कमी आएगी, और नेगेटिव दिखाने की जरूरत में मीडिया। माना जाता रहा है कि इस गिरावट के पीछे कई वजह हैं। बार बार की राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर आर्थिक नीतियां, बढ़ता कर्ज और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में लगातार कम निवेश। इन सबका सीधा असर जीडीपी ग्रोथ और मानव विकास पर पड़ा है। कंवल साहब मुझे ये बताएं, अभी आज का जो मेरा टॉपिक है, बात की जाए तो इन्फ्लेशन रेट की कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात की जाए, दुनिया की बात की जाए तो हमारा 30% है, लेकिन दुनिया का बहुत कम होता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? कहना क्या है, वैसे जब देखा जाए तो ग्लोबली इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। पाकिस्तान में कोई चीज़ कम, दुनिया में कोई चीज़ कम होती है तो पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही कम हो जाती है, कुछ चीज़ बढ़ती है तो पाकिस्तान में ज़्यादा ही बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जी हमारा रेडी वाला से लेकर हमारे ब्यूरोक्रेट तक जो है वो करप्शन होती है, और हम लोग जो है वो खुद को ठीक नहीं कर रहे हैं। तो बेसिक रीज़न इज़ दिस। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि जी जैसी आवाम होती है वैसा हुक्मरान होता है, डेफिनेटली ये बात ट्रू है, बट द थिंग इज़ कि हम कैसे सुधरेंगे, देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क। सुधरना तो हम लोगों ने तब ही है जब हम लोग जो है खुद से करप्शन साढ़े थे कहते जो होता है कर लो, जिंदा दाल लगता ला लो। जिन देर तक असं दाल आते रहेंगे ना, ये इन्फ्लेशन रेट जितने मर्जी वज़ीर आज़म आके इसको कम कर लें, कभी भी कम नहीं हो सकता। हमें जो है वो इस चीज़ को खुद करेक्ट करना है। देखें, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमसे, मुझे ऐसा लगता है कि 100 साल से भी ज़्यादा आगे जा चुका है। G20 की मीटिंग हम लोग इंडिया में देखते हैं, सोलर मिशन इंडिया कर रहा है, मून मिशन इंडिया कर रहा है, वर्ल्ड कप उनके हाथ में जा रहा है, एशिया कप उनका हो गया। मतलब ये कि हर फील्ड में, हर फैक्टर में दे आर नंबर 1। वाई? बिकॉज आप उनमें देखें टैलेंट ही बहुत है। आप, मैं एक बात कहती होती हूँ कि आप जो है वो इंडिया के लेवल की एक IIT मूवी नहीं बना सकते, तो आप रियल में IIT में कैसे उन्हें बीट करेंगे? अब ये मोदी वही है ना जो कि चाय भेजा करता था, और कहाँ से वो कहाँ जो है वो मुल्क को ले गया। हम लोग बात करें ऐसी नवाज शरीफ कहते हैं वो लोहार थे, भाई लोहार थे तो क्या हुआ? इफ़ ये दे कैन डू बेटर, तो हमें जो है वो आगे लाना चाहिए। हम कोई ऐसा क्यों नहीं लाए चाय बेचने वाला कोई? 76 साल में आप कह लें कि कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म नहीं है जिसने 5 साल पूरे, कम से कम जो है वो 2 हफ्ते का जो है वो वक्त था, और मैक्सिमम 4 साल का वक्त था। और ये वो जमहूरी निज़ाम है जहाँ पे जमहूरियत को कभी ऊपर आने ही नहीं दिया गया, क्योंकि इन्हें पता है जिस दिन जमहूरियत ऊपर आ गई उस दिन हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा। फिर ये बैठ के करप्शन कैसे करेंगे? अगर हमारे बड़े करप्शन कर रहे हैं, हम भी तो यही करेंगे ना। हम आसपास डॉक्टर्स एंड टीचर्स को देखते हैं, हमारा बच्चा कहते हैं हमने डॉक्टर टीचर बनना है, हम अपने आसपास साइंटिस्ट को देखेंगे, अपने आसपास जो है वो ऐसे लोगों को देखेंगे जो इससे बहुत मुख्तलिफ कर रहे हैं, तो हम वो देखेंगे। हमें लिटरली, मुझे जो है वो खुद जो है वो आप कह लें कैफे से क्लियर करने के बाद पता चला यार ये वाला भी सब्जेक्ट होता है। काश मैं जो है मैट्रिक के बाद इसको चूज़ कर लेती, मुझे पता ही नहीं था। देयर वाज नो गाइडलाइन, मतलब यहाँ पर कुछ भी, देयर इज़ नथिंग। एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल लो हो चुका है। फिर कहते हैं जी साडा एजुकेशन सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, हमें नहीं पता हमें क्या करना है। मौजूदा हालात में पाकिस्तान के लिए तेज और टिकाऊ विकास की राह बेहद मुश्किल दिख रही है। 4 दशक का डेटा एक ही कहानी कहता है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार दबाव में है। यानी आंकड़े साफ हैं और सवाल भी, क्या पाकिस्तान इस गिरावट को रोक पाएगा या ये ट्रेंड आने वाले समय में और गहराएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जिसको लेकर भारत अब एक्शन मोड में नजर आता है, और दूसरी तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच में तनाव लगातार बढ़ रहा है। एक बार फिर से एक और बांग्लादेशी हिंदू की निर्मम हत्या कर दी गई, नृशंस हत्या कर दी गई। अब इस तनावपूर्ण माहौल में, इस तनावपूर्ण हालात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है आतंकिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश को मोहरा बनाकर भारत को गीदड़ भपकियां देने लगा है, और इसी कड़ी में पाकिस्तान से आया एक बयान इस पूरे विवाद को और भी ज्यादा भड़काता नजर आता है। ये पूरा मामला क्या है, पाकिस्तान की असलियत देखिए इस रिपोर्ट में।
भारत बांग्लादेश तनाव पर पाकिस्तान की गीदड़ भभकी। ढाका और इस्लामाबाद की कैसे बढ़ रही है नजदीकियां। भारत को धमकी, बांग्लादेश बना मोहरा। भारत की मदद से पाकिस्तान के अत्याचारों से आजादी पाने वाला बांग्लादेश आज पाकिस्तान का गुणगान गा रहा है और बांग्लादेशी उसे पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकियों को लेकर सवालों में है। आरोप है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश की दिशा पाकिस्तान की ओर बढ़ रही है। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करने को लेकर भारत एक्शन मोड में है। ऐसे में भारत और बांग्लादेश के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। अब इस तनाव का फायदा आतंकिस्तान उठाने की कोशिश में है। पाकिस्तान अब बांग्लादेश को मोहरा बनाकर भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तान कुछ महीनों पहले मिली चोट से अभी तक उभर नहीं पाया है कि वो फिर से भारत को हवाई धमकियां देने की कोशिश में है। इसी बीच पाकिस्तान से आया एक बयान इस पूरे विवाद को और हवा दे रहा है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता कामरान सईद उस्मानी ने भारत को धमकी दी है। उसका कहना है कि अगर भारत ने बांग्लादेश पर हमला किया तो पाकिस्तान पूरी ताकत के साथ ढाका के साथ खड़ा होगा। इस बयान को भारत के खिलाफ सीधी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। कामरान सईद उस्मानी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के झंडे साथ साथ दिखाई देते हैं। वीडियो में वो खुद को राजनेता नहीं बल्कि बांग्लादेश की मिट्टी, कुर्बानी और जुर्रत को सलाम करने वाला बताता है। वो कहता है कि बांग्लादेश किसी की कॉलोनी नहीं बनेगा और किसी की दादागिरी स्वीकार नहीं करेगा। अब पाकिस्तान की सरकार और सेना ये भूल गई कि भारत ने कैसे उसे झटका दिया था। ऑपरेशन सिंदूर का घाव अभी तक भरा नहीं और पाकिस्तान फिर से भारत से पंगा लेने में जुटा है। पाकिस्तान की जनता भी जानती है कि ना तो बांग्लादेश भारत के आगे कुछ है, ना ही पाकिस्तान। इसके बाद भी पाकिस्तान की ये ललकार उस पर फिर से भारी पड़ सकती है। क्या समझते हैं इंडिया सुपर पावर बनने की दौड़ के अंदर शामिल हो रहे? क्या समझते हैं इंडिया सुपर पावर बन जाएगा? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। इंडिया इसलिए सुपर पावर बन सकता है, वो अपनी कौम को लेके साथ चलता है, अपनी आवाम के साथ चलता है, अपनी इकोनॉमी को साथ लेके चलता है, अपने बिल्कुल हर आवाम को पूरा हुकूक दिया है उसने। वहाँ पे अगर एक बच्चा 18 साल की उम्र में आता है तो उसकी गवर्नमेंट हेल्प करती है कि वो एजुकेशन लेवल पे भी अच्छा हो, वो जॉबलेस ना हो,
वो तरक्की करे एक लड़का। पाकिस्तान अभी सुपर पावर नहीं है। नहीं, ये पता नहीं कहाँ से बोल रहे पाकिस्तान सुपर पावर है। पाकिस्तान बन सकता है सुपर पावर अगर चाहे तो, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की आवाम नहीं चाहती। भाई दो तरह के लोग होते हैं, एक मजबूर और एक भिखारी। यहाँ मजबूर भी अगर है ना, अगर जैसे एक मिसाल था छोटी सी, पेट्रोल पंप पे अगर किसी लड़के के पास या किसी बंदे के पास पेट्रोल ख़त्म हो गया या उसका पेट्रोल चोरी हो गया, उसकी जेब में 50-100 रुपये नहीं है, तो हमारी आवाम पता है क्या करती है भाई, उसको भी भिखारी समझ के बोलती है माफ़ करो, निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। भिखारी हो ही इतने ज्यादा गए, लोग भीख मांग रहे हैं इतने ज्यादा, हर चौक पे, हर चौराहे पे, किसी जगह पे आप होटल पे बैठ जाएं, किसी जगह पे आप चले जाएं, वहाँ पे भिखारी आते हैं, तो लोग तो यही समझेंगे ना। भिखारी आता है, लेकिन लोगों में देखने का नजरिया वो नहीं है। लेकिन आपको पता है, आपने भिखारियों की बात की, भिखारी यहाँ पे सिर्फ नहीं है, मिडिल ईस्ट में भी भिखारी एक्सपोर्ट हो गए। सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, कतर, हर जगह पे पाकिस्तानी भिखारी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हर मुल्क में है, और सबसे ज़्यादा हमारा, मैं बताऊँ तो पाकिस्तानी आवाम से जो है ना, वो बहुत ज़्यादा भिखारी है। कि हमारे मुल्क में पैसा कमाने की बजाय दूसरे मुल्क में जाके भी भीख मांगते हैं, ये तरीका नहीं है भाई। गरीब आदमी को सिर्फ चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान। उसके बच्चों की फीसें नहीं जा रही हैं, उनके बच्चों का रोटी पानी पूरा नहीं हो सकता है, पानी उनको खरीदना पड़ रहा है। रेंट पे रहने वाले का बुरा हाल है, जो जिनकी 6-6 बिल्डिंगें भी हैं ना, वो भी रो रहे हैं, उनका भी बुरा हाल है। पाकिस्तान और इंडिया सुपर पावर, ये हुकूमती मामला हैं। तो सुपर देखिए, तरक्की होगी तो सुने, तरक्की होगी तो ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे ना। देखिए इंडिया भी तरक्की करे, आपको पता है, सुने इंडिया के अंदर, सुने एक मिनट, सुने तो सही ना बात को। इंडिया के अंदर आपको पता है पाकिस्तान से ज्यादा है गुर्बत, तो इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा है। इंडिया के अंदर 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिलता है, आपको इस चीज का पता है? तो नहीं मिलता, हमको तो नहीं मिलता, इसमें कहा जाए ना कि मिले तो नहीं मिलता। मैं तो यही तो बात कर रहा हूँ ना। आपको पता है वहाँ पे दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर इस वक्त फ्री यूनिट बिजली मिलते हैं, 200 से 300 यूनिट बिजली फ्री मिलते हैं। मिलता है ना, 200 यूनिट फ्री मिलता है। यहाँ तो 200 यूनिट के बाद 2010-20 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। यहाँ तो 20 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, 200 यूनिट हो गया, 20 हज़ार रुपये बिल ठोक गया। कुछ है भाई हमारे सामने, अगर हिंदुस्तान चाहे कुछ भी कर सकता है। हमारे पास एक गाड़ी, अगर हम होंडा को लेते हैं या टोयोटा को लेते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ पार्ट्स जो है ना वो असेंबल होते हैं, और इंडिया प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चर करता है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि आधी इकोनॉमी बढ़ गई उसकी। मैन्युफैक्चरिंग में वो पार्ट्स खुद बिल्ड कर रहा है, खुद बना रहा है, खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा है, खुद उसको हर चीज़ खुद कर रहा है। उसके बाद मशीन ऐसी हैं कि वो मैन्युफैक्चर करके एक असेंबलिंग कर रहा है। पाकिस्तान से अभी आपको पता है, बिल्कुल ताज़ा रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में से टोयोटा कंपनी चली गई है। यामा जो थी पाकिस्तान के अंदर कई साल से काम कर रही थी, यामा कंपनी पाकिस्तान से चली गई है। इसके अलावा पाकिस्तान से बहुत सारी कंपनियां छोड़ के पाकिस्तान चली गई है, अपना बिजनेस इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं। ये हालात हो गई है। उसकी वजह यही है ना कि हमारे जो है कि मैन्युफैक्चरिंग के उस पर फेल हो जाते हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स हमारे पास लेकर आएंगे मुल्क के अंदर, तो इससे हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। अगर हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा तो हमारे रुपये की वैल्यू बढ़ेगी। तो कंपनियों को यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता है ना, जिस वजह से कंपनियां जा रही हैं। कैसे होगा प्रॉफिट भाई? के प्रॉफिट तब होता है जब आपके पास एसेट्स अच्छे होंगे, आपके पास लायबिलिटीज़ होंगी, आपके पास प्रोडक्ट्स अच्छा होगा, और पब्लिक के पास परचेजिंग पावर भी होगी। परचेजिंग पावर होगी। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास रुपये नहीं है, आप कैसे परचेज करोगे? पाकिस्तान 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार भारत के हाथों पिट चुका है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की जनता भी जानती है कि भारत पाकिस्तान से हर मामले में आगे है, चाहे विकास हो, रोजगार हो या फिर दुनिया के मोर्चे की बात करें। इंडिया किस वजह से तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान पीछे क्यों रह गए? इकोनॉमिकल आप देख लें कि जिस हर सेक्टर के अंदर अगर देख लें, ओवरऑल ग्रोथ में आप क्या समझते हैं, क्या वजह है कि इंडिया आगे चला गया? इंडिया सबको साथ लेके चलता है। हमारे हुक्मरान और इंडिया के हुक्मरान में सिर्फ ये फ़र्क है कि अपनी सोचते हैं, दूसरों की नहीं सोचते। इंडिया पहले अपने अवाम की सोचता है, फिर अपने बारे में सोचता है। अगर हमारे हुक्मरान भी अगर हमारी अवाम के बारे में सोचेंगे, हमारी अवाम को सहूलत देंगे, तो हमारी अवाम क्यों हुक्मरानों के साथ नहीं होगी? अगर हमारी अवाम हमारे हुक्मरानों के साथ होगी तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, हमारा मुल्क भी ऊंचाइयों पे जाएगा। हमारे पास इस पाकिस्तान के अंदर वाहिद, पूरी दुनिया की बात करूं, पूरी दुनिया में वाहिद ऐसा मुल्क है जहां पे एग्रीकल्चर बहुत है, लाइव स्टॉक बहुत है, मीट प्रोडक्ट बहुत है, मिनरल्स हमारे पास है, गोल्ड हमारे पास है, सिल्वर एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, एनी काइंड ऑफ मिनरल हम अपने पास रखते हैं। दुनिया सिर्फ रखते ही है, उससे कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं लेते। गैस हम बेचते हैं, हमारे मुल्क में नहीं है। आप घरों घरों में जाके पूछो, गैस नहीं आ रही, कहाँ जा रही है
गैस सब बेच रहे हैं। पानी तक खरीदना पड़ता है इस मुल्क में। आने वाले वक्तों में मैं कहता हूँ अगर ऐसे चलता रहा ये लोग हवा पे भी टैक्स लगा देंगे। हवा के लिए भी हमें खरीदना पड़ेगा हवा को, ऑक्सीजन मास्क लगा के घूमने पड़ेंगे। भाई कैसे तरक्की करेंगे? आपको यहाँ पे फ्री का राशन मिलते हैं? हमारे को किधर मिले? फ्री की बिजली मिलती है? इंडिया के अंदर मिलती है? मिलती है, तो यही तो हमारी कमी है हमारे मुल्क में। हमको फिर इंडिया के अंदर भेज दो, इंडिया भी तो नहीं जाने देते हैं, कहाँ चले जाएं? हम लोग तो अफगानिस्तान तक नहीं जा सकते या कहीं इंडिया पंजाब तक नहीं जा सकते। आप इंडिया की बात करो, 5,500 रुपये टिकट पंजाब का है। हम लोग कराची के रिहायशी हैं भाई। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश सब कुछ एक ही है, हमारे ये एक ही चीज है ना। कौन बोलते हैं इंडिया लगे? वैसे आप क्या समझते हैं इंडिया तरक्की किस वजह से कर रहे हैं? इंडिया की सुने, इंडिया की तरक्की किस वजह से हो रही है? 10 गुना ज्यादा आगे। इंडिया की तरक्की किस वजह से हो रही है? तरक्की होगी ना उनकी, उनके जो हुक्मरान है वो आगे बढ़ा रहे हुकूमत को। आवाम को कच्चे मकानों में पक्के बना के दे दिए, बच्चों की पढ़ाई खत्म कर दी, सब कुछ कर दिया। बच्चों की फीसें हर महीने बढ़ रही हैं। अभी चीनी लेकर जाऊंगा तो 20 रुपए किलो है, सुबह उठूंगा तो 30 रुपए किलो होगी। तो एक तरफ पाकिस्तान की मासूम जनता, जिन्हें यहाँ की सरकार, जिन्हें पाकिस्तान की सेना एक बार फिर से बेवकूफ बना रही है और पाकिस्तान को बेच रही है, और यहाँ की आम जनता को तिल तिल कर परेशान होने पर मजबूर कर रही है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंसा को और भड़काने की कोशिश, साजिशें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं। जैसा कि कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बांग्लादेश में जो हालात बने वो आईएसआई के भड़काने की वजह से बने, और एक बार फिर से उस आग में घी डालने का काम पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान, तमाम नेता कर रहे हैं। लेकिन उन्हें समझ आ जाना चाहिए कि ये नापाक पाकिस्तान की हरकतें हर बार उसी के लिए भारी पड़ती हैं। आज नापाक में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी है।